दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। आज की सबसे अहम खबर डीजी ISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि दहशतगर्दों, रिवायती दहशतगर्दों जिनको खवारिज कहा जाता है, उनके हवाले से, और दूसरा डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद को उजागर करते हुए डीजी ISPR ने सबसे पहले कहा कि इसका जो मोटिव है वो मुख्तलिफ अहम उमूर पे अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखना है, क्योंकि कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ इंतशारी, कुछ फिस्ताई अनासिर ये चाह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज पैदा हो सके, जो कि हो तो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल उनकी साजिश या उनकी एक साजिशी कोशिश ज़रूर है। और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा रही है वो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की है और फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से है। तो डीजी ISPR ने कहा कि अब ज़रूरत महसूस कर रहा है इदारा कि अवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बराह रास्त ताल्लुक़ रखे, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शंस हों, जिसमें मीडिया को एक ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और इंट्रैक्शंस रहेंगी और अवाम को अपना मौक़िफ़ पेश करता रहेगा इदारा अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से। जो एक अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक जो मिसकंसेप्शन है, उसको भी एक बार फिर डीजी ISPR ने क्लियर करने की कोशिश की। चंद दिन पहले भी, कुछ अरसा पहले भी डीजी ISPR की हम सहाफ़ियों, एंकर पर्सनस से मुलाकात हुई थी, उसमें भी एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे गुफ्तगू हुई थी, सवाल जवाब हुए थे, जो आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। लेकिन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बन्नू वाक़े के तनाज़ुर में बड़ी अहम थी। उस पर अज़्म इस्तेहकाम को डिफेंड किया डीजी ISPR ने, वाज़ेह किया कि ये एक मुहिम का नाम है, ऑपरेशन नहीं है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक कैंपेन का नाम है, एक स्ट्रैटेजी का नाम है, जिसके तहत मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। वाज़ेह किया डीजी ISPR ने कि सिर्फ इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अवाम को महफूज रखने के लिए तकरीबन कोई 22,500 के करीब छोटे बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिनमें कोई 400 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं और इनमें से 71 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी शहादत दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवानों, कई ऑफिसर्स ने अपनी कीमती जानों का नजराना भी इस धरती को पेश किया है। डीजी ISPR ने कहा कि जी, पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ पे संजीदा मामलात भी सियासत की भेंट चढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें से अज़्म इस्तेहकाम एक मसला है। बन्नू वाक़े में फ़ौज के 8 जवान शहीद हुए, तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे एक मासूम शहरी भी शहीद हुआ। और पाक फ़ौज की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए डीजी ISPR ने बताया कि सिपाही सुबहान हैं जिन्होंने अपने आप को ग्रेनेड पर डाल दिया था ताकि बाकी लोग बच जाएं, उनकी जान बचाने के लिए। इसके अलावा 2-3 चीज़ें, ये तो वो रिवायती दहशतगर्दी को एड्रेस किया डीजी ISPR ने। डिजिटल दहशतगर्दी को भी एड्रेस करते हुए डीजी ISPR ने ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक बार फिर सवाल उठाए। इसका मतलब से यही लग रहा है कि फ़ौज बतौर इदारा, उसके अंदर बेचैनी पाई जाती है, एक रिजेंटमेंट, एक कंसर्न पाया जाता है कि 9 मई के जो करने वाले हैं, जो मंसूबा साज हैं और जो उनके हैंडलर्स हैं और जो करने वाले असल लोग हैं, उनको जो ढील, ये ढील का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट डीजी ISPR ने इस्तेमाल किया है कि अगर उनको ढील दी जाती रहेगी तो मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी, इंतशार, फिस्तायत ये मज़ीद फैलेगी। अब इसी के साथ एक और अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पे आज रेड हुआ पुलिस का, और पुलिस ने ये मौक़िफ़ दिया कि PTI के मरकज़ी ऑफिस से, इस्लामाबाद से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही थी और यहाँ पे हब बना हुआ था डिजिटल दहशतगर्दी का। गिरफ्तारियाँ हुई हैं, रऊफ़ हसन की हुई है, कुछ वहाँ से जो इक्विपमेंट वग़ैरह है वो कब्ज़े में लिया गया है। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़त्म शुद होने का आगाज़ हो गया है? ये क्रैकडाउन क्या इंडिकेट करता है कि क्या रियासत ने हतमी तौर पर फ़ैसला कर लिया है कि जो इंतशारी एलिमेंट्स हैं, जो दहशतगर्दी में, डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, डिजिटल टेररिज्म का इल्ज़ाम कोई छोटा नहीं है। PTI इसका मुकाबला कैसे करेगी, सियासी फ्रंट पे और लीगल फ्रंट पे? ये भी सवालात करेंगे। दूसरा मखसूस नशिस्तों का मामला भी है, लेकिन इसके साथ साथ कनेक्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का मामला।
वफाकी हुकूमत ने अपनी सोच तो वाज़ेह कर दी है और अभी कल या परसों फेडरल कैबिनेट का इजलास भी होने जा रहा है जहाँ पे मंजूरी दी जाएगी। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की मंजूरी आ जाएगी? पीपल्स पार्टी इसमें कहाँ स्टैंड करेगी और क्या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वो पहली सियासी मुंतखब जमात और हुकूमत बन जाएगी जो किसी हरीफ सियासी जमात पे पाबंदी लगाएगी? इन्हीं मामलात पे सबसे पहले बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं लतीफ़ खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप सीनियर नायब सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका और बड़ा दो टोक उनका मौक़िफ़, साथ ही उनका पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से शिकवा अपील कि आप अगर 9 मई के मंसूबा साजों को, हैंडलर्स को, करने वालों को ढील देंगे, ये ढील का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इसी के साथ साथ जो PTI पे आज क्रैकडाउन हुआ डिजिटल दहशत गर्दी का मुबैना इल्ज़ाम लगा के। सो व्हाट वुड PTI डू नाउ पोलिटिकली एंड लीगली सर? एक बात तो ये है कि गरीदा आप ज़रा तसहीह कर लीजिएगा, रियासत हम हैं, यानी मैं MNA की हैसियत से या अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदों पर ऐवान है, अगर आर्टिकल आप आइन का साथ देखें तो उसमें रियासत की तारीफ़ की गई है और रियासत मुक़्तदर करती है सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को, जो अपने नुमाइंदों के ज़रिए ऐवान बनाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो पार्लिमान हो, और उससे मुतरश्शिह होने वाली हुकूमत, यही रियासत है। और उसकी आर्टिकल अच्छा, ये रियासत की डेफिनेशन भी खोसा साहब, ये PTI की तरफ से रियासत की डेफिनेशन भी चेंज होती है ना। आप हुकूमत में थे, एस्टैब्लिशमेंट आपकी मर्जी की थी, तो उस वक्त रियासत आपकी कोई और थी, आज रियासत आपकी तब्दील हो गई है। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है। देखे, नहीं आप पहले ज़रा सुन लें ना, हौसला रखें। आर्टिकल 5 में जो आइन है, जो इमरानी मुआहदा है, कोई क्या करता रहा है, करते रहे, मेरा उसका सरोकार नहीं है। मैं एक वकील भी हूँ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलाउंस दीजिएगा। रियासत की वफादारी यानी अवाम की वफादारी हर एक पर लाजिम और वाजिब है, चाहे वो जो है अस्करी क़यादत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो शख्स हो, या अब जितने भी बड़े ओहदे पर हो, वो अवाम का वफादारी अवाम की करेगा और पासदारी और ताबेदारी आइन और कानून की करेगा। इसी की नाम पर जो है हमारी सिविल सोसाइटी का सारा और आइन का ढांचा इमरानी मुआहदे की शक्ल में आता है। सो रियासत कोई अफवाज पाकिस्तान रियासत नहीं है। इन प्रिंसिपल बाइबुक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये फरमा दीजिए कि जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, नहीं, जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, क्या उस वक्त आइन के मुताबिक थी? गलत थी, वो भी गलत थी। मैं कब कह रहा हूँ कि क्योंकि आज आपका जनरल बाजवा से इख्तलाफ हो गया ना, उस वक्त तो जनरल बाजवा साहब फिर कौम के सबरा, कौम के बाप हुआ करते थे। यही तो प्रॉब्लम है ना खोसा साहब। गरीदा छोड़े गरीदा, अगर किसी को अब किसी ने अपनी इस्लाह कर ली है, किसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तो फिर क्या आइन को जो है आप दफन कर देंगे? मैं किसी की जस्टिफिकेशन नहीं देता, गलत काम गलत होता है, वो किसी ने भी किया हो, तो ये गलत था, अब भी गलत है। एडहॉकिज्म जो है, आर्जी किसी को बनाना, जज बनाना सुप्रीम, वो भी गलत है। कोई बिल्कुल एडहॉकिज्म इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइन में प्रोविजन है नहीं क्या एडहॉक जजेस की? वजाहत में चाहती हूँ, आपसे रहनुमाई भी चाहती हूँ। अरे बाबा देखें, आर्टिकल 182 में है कि जब कोरम पूरा ना हो, मसलन अगर 17 जजेस की जगह पर कोई फौत हो जाता है, खुदा न खास्ता, या कोई जो है बीमार पड़ जाता है, नहीं कर सकता, तो उस आर्जी वक्त के लिए कोरम पूरा करने के लिए, ताकि वो मुकदमा पाया तकमील को पहुंचे, तो वो कोरम पूरा करने के लिए किया जा सकता है आर्टिकल 182 में। यहाँ तो 17 जजेस ऑलरेडी मौजूद थे कानून के मुताबिक। बाहर क्या, मैं इस चूंकि आपकी बहस का ये लेकिन एडहॉक जजेस पर भी हम बात कर लेंगे आगे चल के, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि उसी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियत के साथ मंजूरी भी तो दी ना। अगर SJC को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर PTI को क्यों प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम नहीं है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मंजूरी दी ना एडहॉक जजेस की अक्सरियत के साथ दी ना। वो देखे नहीं दे सकते,
जब आईन एक चीज की इजाजत नहीं देता है, कानून एक चीज की इजाजत नहीं देता है, गलत है। तो क्या इसको चैलेंज DGISPR करेंगे? ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गलत की है। DGISPR को कोई हक नहीं पहुंचता था कि वो सियासी मामलात में और अदालत पर तनकीद करे, एक सियासी जमात को जो है अपना जो है मरकज नहीं, बनाकर किसी सियासी उस पर जमात का तनकीद ना तो करे। उन्होंने नाम तो लिया, ये ना ही किसी सियासी मसले पे की। आप किस तरह कह रहे हैं कि किसी सियासी मसले पे, किस सियासी मसले पे की उन्होंने? क्या बातें कर रहे हैं आप? अदलिया पर तो आप कह रहे हैं कि तनकीद की, क्या ये DGISPR फौज का हक बनता है कि अदलिया पर तनकीद करे? और मुर्द इल्जाम तो एक ही पार्टी को ठहरा रहे थे ना बार बार। वो चले नहीं, नाम लेकिन नहीं उन्होंने लिया, किसी कोई बात पॉलिटिकल नहीं। पार्टी का नाम अगर तो ये नहीं किसी लिया मुहज़्ज़ब- और अदलिया से वो एक अपील कर रहे थे कि 9 मई के सहूलतकारों को ढील ना दी जाए। किसी जमहूरी सही माने में कानूनी और आईनी रूल ऑफ लॉ में होता तो इस DGISPR को डिसमिस कर देती फौरन। जो है ये छोड़े यार गरीदा, मुल्क को चलने दो खुदारा। हमने गद्दारी के फतवे फातिमा जिन्ना से शुरू किए, उसको भी कहा कि वो सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान और वो नहीं चल सकते इकट्ठे। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान और भुट्टो नहीं चल सकते, हमने उसको फांसी दी। हमने बेनज़ीर को कहा सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान, ये उसके पाकिस्तान और बेनज़ीर नहीं चल सकती। हमने नवाज शरीफ को कहा हाईजैक के, हमने उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको हमने उम्र कैद सजा करवाई। और आज वही लाडला बना हुआ है जिसने कहा था कि हिंदुस्तान में जाके लैंड करे आर्मी चीफ का जहाज जो है, मैं पाकिस्तान की खोसा साहब, एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे करना चाहूंगी। यही इमरान खान साहब थे जो नवाज शरीफ के बारे में कहा करते थे कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो खान साहब गलत कहा करते थे ना या दुरुस्त कहते थे? अच्छा, आज आपने कहा ना, आज आप नवाज उसको इमरान खान को कह रहे हो सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हो। इमरान खान जब नवाज शरीफ को कहते थे तो दुरुस्त था या गलत था? देखें, जो केसेस हैं नवाज शरीफ के, धरती माँ को इस तरह लूटा है इन्होंने। जब से शरीफ फैमिली इसके उफक के सियासत पे आई है, जिन्होंने ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लिया है, और वो जितना लूटा है पाक लैंड व्यू के, ये है वो वसाइल, वो किधर गए वो वसाइल? और सर, ये करप्शन की बात आप कर रहे हैं, ये मेरा सवाल आपसे बड़ा मौदबाना कुछ और है। ये करप्शन की बात आप कर रहे हैं कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है। और गद्दारी क्या होती है? इस मुल्क की धरती को अगर माँ को लूट कर आप अपनी सारी दौलत दुबई में स्काई स्क्रैपर बना के लिमोस की लाइनें लगाते हो, या पार्क लेन व्यू या लंदन में या ऑफशोर कंपनीज बनाते हो, और मुझे तो सारा इसलिए भी तो पीटीआई समझती है, आज भी समझती है कि नवाज शरीफ गद्दार हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, राइट? आपकी बातों से यही समझ आ रहा है। मैं किसी को गद्दार देने का फतवा का कायल नहीं हूं, लेकिन आप इसकी नफी भी नहीं कर रहे ना। करप्शन, आप इसकी नफी भी नहीं कर रहे। मैं आपसे बार बार वही मौदबाना तरीके से सवाल कर रही हूं कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क है, गलत कहते थे फिर? देखें, इमरान खान जो उस वक्त मौरूजी हालात जरा देखिएगा, ये सियासत में इस तरह की किसी ने भी कहा हो ये रीत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई हक नहीं है किसी को फतवा देने का कि गद्दार है या मुहिब्बे वतन है। इमरान खान ने गलत कहा। करप्शन जिसने की है, करप्शन, धरती माँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, धरती माँ को जिसने लूटा है धरती माँ को, ये तो नाकाबिले माफी है। लेकिन खोसा साहब, इसी तरह के इल्जामात, बल्कि इससे संगीन इल्जामात अब हुकूमत वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा रही है। जो आज रेड हुआ है पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस पे इस्लामाबाद में, वो यही आप पे इल्जाम है कि डिजिटल दहशत गर्दी है, मुबैना तौर पे यहाँ पर हब बना हुआ है, और अब शायद कल या परसों फेडरल कैबिनेट का होने जा रहा है सेशन, तो वहां पे शायद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का भी मंजूरी दी जाएगी रिपोर्टेडली। सो व्हाट वुड यू डू पॉलिटिकली एंड लीगली? जी देखें, एक बात तो ये है कि 3 करोड़ अवाम जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान। सर 1.5 करोड़, 1.50-60 लाख में। चले आप जो मर्जी कह ले, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी है। इलेक्शन कमीशन का डेटा वालों को देखें, नवाज शरीफ हारा हुआ। सर इलेक्शन कमीशन तो बेईमान तरीन है, इनको तो अंदर होना चाहिए, इनको आर्टिकल 6 में
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद के इन्होंने आइन की भी तस्दीक की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी इन्होंने तकजीब की है, जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं है और आज़ाद बखेर कर फेंक दिया। उसके बाद 11 जजेस ने 13 में से ये फतवा दिया है, ये फैसला किया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कोई धेले की औकात वक़्त रह जाती है। इन्होंने फसाद सारा यही क्रिएट अच्छा, किए। खोसा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पीटीआई अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवाने की मुखालिफत करती है, लेकिन अपने मुखालिफिन या दीगर लोग जिस पे उसको एतराज़ है, लाइक आपने कहा, और पीटीआई का यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमिश्नर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 लगवाया जाए, सियासी मुखालिफिन दीगर सब पे। तो ये बड़ा एक अजीबो-गरीब सूरत हाल नहीं बन जाती? देखिए, मैंने तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का इसलिए कहा है कि उन्होंने सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 11 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है। उसके बाद क्या इनका नहीं बनता कि ये इन्होंने जो कौम के साथ जुल्म किया है, डाका मारा है, इन्होंने एक जमात को बखेर कर फेंक दिया, ये दरअसल अवाम उन्नास पर, जमहूरियत पर ये जो है ये एक ऐसा हमला किया गया है जिसकी आइन में मैं समझता हूं सबवर्जन है, क्योंकि रियासत पर उसने हमला किया। अच्छा सर, ये बताइए क्योंकि टाइम कम रह गया है, रियासत पर हमला किया है। टाइम कम रह गया कि अगर आप पर पीटीआई पर पाबंदी लगती है, आर्टिकल 6 लगाने की मंजूरी होती है, तो पॉलिटिकली और लीगली कैसे काउंटर करेंगे इसको, खासतौर पर लीगली? देखिए, एक बात तो ये है कि लीगली बैन कर ही नहीं सकती है हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा एक डेक्लरेशन दे सकती है और वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भेजने की पाबंद लाजिम है उस पर। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने देख नहीं लिया, सुन नहीं लिया। अभी जितना जोर इन्होंने 13 जजेस पर लगाया, अल अमान आपके तसव्वुरात की बात है, आप सारे ने लाइव स्ट्रीमिंग की है, और लाइव स्ट्रीमिंग के बाद क्या कोई कसर रह गई है कि उन्होंने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी और इन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब सारी की सारी ये तौहीन और तज़हीक की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी तौहीन कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, और ये जो हुकूमत वक्त है, जो फॉर्म 47 की नाजायज़ इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये भी उस पर जो है अपना फ्रॉड को, अपनी डाके को ये छुपाने के लिए ये हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी तस्दीक कर रही है, बशमूल आप देखें मरियम बीबी ने जो हर्जा गोई की है, उसको तो तौहीन अदालत में जो है मुआखजा होना चाहिए उसका। सुप्रीम कोर्ट उसका खुद नोटिस ले, जो उसने कहा है आनी हाथ से इनसे निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कह रही है। ये इस तरह से तो ये हमला करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, तो ये कोई बात नहीं। ये आर्मी चीफ को अगर ये कहते हैं कि ये लैंड पाकिस्तान की धरती पर न करे और ये हिंदुस्तान में लैंड करे, तो आज आर्मी का वही जो है। लतीफ खान खोसा साहब, मेरे पास टाइम इस सेगमेंट के डिस्कशन का जरा जो है काफी खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको दोबारा से मत देंगे। एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे कि उसका प्लान क्या है पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से, आर्टिकल 6 के हवाले से, और पीपल्स पार्टी से भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो इन सब मामलात पे साथ देगी। कुछ मज़ीद अहम सवालात भी हैं करने के लिए। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सेंटर निसार खोड़ो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और मुल्क के मशहूर व मारूफ बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। सेंटर नासिर भट्ट साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी और इमरान खान समेत साबिक सदर आरिफ अलवी, कासिम सूरी पे आर्टिकल 6, क्या मुस्लिम लीग नून पहली सियासी मुंतखब जमात और हुकूमत बनेगी जो अपने सियासी हरीफ पे ना सिर्फ पाबंदी लगाएगी बल्कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी करेगी? ये फैसला हो गया फाइनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी मैं वर्कर हूँ ना, सियासी वर्कर, मैं कभी नहीं चाहता किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगे। ये नहीं होता। या अब आप उनकी देख लें कि क्या सरगर्मियाँ उनकी। वो आज इमरान खान ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने कहा था कि भाई अगर मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो लोग GHQ जाके एहतजाज करने जाएंगे। मैंने कहा था, आप मुझे बताएं, आप किसी को जाके क्या एहतजाज क्या करें? जब एक मॉब जाता है तो वो एहतजाज यही है ना जो कुछ हुआ है। तो 9 मई का जो वाक़या है, मैं हमेशा कहता रहूँ जब भी ये प्रोग्राम हो कि भाई आप
माफ़ी मांग लें, गलती हो गई आपसे। आज भी इमरान खान ने कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि दूसरों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर आप देखें उसकी ये इमरान खान का यही तो पाबंदी लगाने का हतमी फैसला होगा। देखें ना, फिर इसके अलावा आप मुझे बताएं उनके क्या ये नवाज शरीफ की सोच है? नहीं, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पाबंदी लगाई जाए। ये उनकी जो पीटीआई की जो हालात है, जो कुछ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन अपनी आर्मी पे इस तरह जाके हमला करता है? कोई करता है? शोधा के उन्होंने जाके पुतले जलाए, वो जीएचक्यू में चले गए, कोर कमांडर के घर चले गए, वो डॉक्टर यास्मीन राशिदा कौन है, वो कहती थी जाओ आओ चले, इंतज़ार नहीं करो, जाते हैं। तो गलतियां होती हैं इंसान से। आप क्या दें मेरी गलती है, उन्होंने ट्वीट का माना, उन्होंने कहा नहीं वो ऑपरेट अमेरिका से होता है 1971 का। और नहीं, वो तो इमरान खान ने एडमिट किया कि भाई उन्होंने कहा ट्वीट मेरा पिक्चर मैं उसको नहीं मानता। मतलब आप मुझे अगर वो चाहते तो डिलीट कर देते ना, उनका ट्वीट है ना, वो पाकिस्तान में अमन नहीं आने देते। तो क्या ये वजूहत काफी है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाए? देखें मतलब ये हतमी फैसला हो गया, पीटीआई पे पाबंदी लगानी है। देखें हम अदालत से भी जाके ना, मुझे एक बात बताएं कि अब मुझे यकीन है कि वो उसकी कॉल्स रिकॉर्ड होंगी 100-150 कॉल, जिसमें वो कह रहे हैं कि इधर जाना है, इनको जाके वहाँ हमला करें। ये चीज़ें अगर सामने आएंगी, आप मुझे बताएंगे रियासत को बचाना हमारा फ़र्ज़ है ना। ये चीज़ें जो हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, अज़्म इस्तेहकाम, ठीक है ना, उसकी भी ये मुखालफत कर रहे हैं। सियासी बयान दे के उसको जो है ना वो कंट्रोवर्शियल भी कर रहे हैं। और देखें ये एक पाकिस्तान की मजबूती और दहशतगर्दी को तो ख़त्म करने के लिए सब सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात बुलाकर एक पेज पे होना चाहिए। मैं तो लेकिन इसमें इस्तेहकाम पे आप लोगों ने एपीसी बुलवानी थी ना, आशूर भी खत्म हो गया, अभी तक आप लोगों ने एपीसी नहीं बनवाई। पीएम साहब ने कहा हम बुलाएंगे, एपीसी आएगी, लेकिन आप मुझे बताएं, कह तो रहे हैं, लेकिन असल बात तो तब होगी ना जब आप एपीसी बुलवाएंगे। उसमें इमरान खान ने तो कहा कि मैं शरीक हूँगा। लेट मी गो टू सेनेटर निसार खोड़ो पे, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सर आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सीनियर सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ भुगता है पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख में। क्या पीपल्स पार्टी भी हिस्सा बनेगी पीटीआई पे पाबंदी लगाने का और आर्टिकल 6 लगाने का? देखिए मेरी नज़र में 9 मई का केस चल रहा है शायद मिलिट्री कोर्ट्स में जी। अभी तक फैसला नहीं आया। मैं समझने से कासिर हूं कि क्यों इतनी देर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आ जाता है इमरान खान के खिलाफ तो वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड है बैन लगाने के लिए। उसके साथ एक टाइगर फोर्स होती थी। क्या मैं समझूं ये टाइगर फोर्स थी जो जाके कोर कमांडर के घर पे पहुंची? कौन था जो घर पे पहुंचा? उसके वजीर खड़े थे। उसके वजीर खड़े थे कोर कमांडर के घर के बाहर या उसके अंदर, और गए थे इमरान खान के कहने पे कि जाओ हकीकी आजादी के लिए एहतजाज करो। वो वीडियो आपने सुनी थी, मैंने भी सुनी थी और मैंने देखी भी थी। ठीक, ये अल्फाज खुद इमरान खान के हैं तो ये हुआ। लेकिन मैं समझता हूं इससे ज्यादा तो वो कानूनी और आईनी बहरान है और आईनी ब्रीच है जो इमरान खान ने असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए आरिफ अलवी को खत लिखा। आर्टिकल 6 हम सबको पता है, आबिद जुबैरी साहब भी बैठे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ जाता है तो चाहे वो फेल हो या कामयाब हो, तब तक असेंबली को कुछ नहीं किया जाता। लेकिन कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी। ठीक, दस्तखत थे असद खैसर साहब के, और इमरान खान ने आओ देखा ना ताओ देखा असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस कर दी। ठीक, तो खोड़ा साहब आपकी बातों से तासुर मिल रहा है, आपकी बातों से तासुर मिल रहा है सुन ले कि पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है मेरी तासुर जो भी हो, बैन लगाने का और आर्टिकल 6 लगाने जो भी हो, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मेरा तासुर जो भी, आपने मेरे साथ ओपिनियन मांगा है ना, तो फिर मेरे ओपिनियन मांगने का और ओपिनियन देने का पूरा हक है जी। तासुर जो भी मिले। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने के लिए अपनी हयाती दी है, अपनी जिंदगी दी है, अपना खून दिया है। ठीक, तो यानी कि पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है ब्रीच को कि पीटीआई पर पाबंदी लगे और आर्टिकल 6 भी। एक मिनट गरीजा, प्लीज आप सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब पूरा सुन लें, उसके बाद दूसरा सवाल करें। तो मैं अर्ज कर रहा हूं वो
इस 9 महीने को तो अपनी जगह पे जब फैसला आया या जो कुछ भी हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच में कैसे भूल सकता हूं। ओके, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल तो कर दी, लेकिन एक्शन जिन्होंने लिया डिसोल्यूशन का, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक। तो मैं तो वो कह रहा हूं, ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था वो। राइट, खोड़ो साहब आपका पॉइंट। और ये तो चलो इस रियासत पर हमला हुआ, रियासत पर हमला हुआ, इमरान खान साहब ने अपनी जुबानी कह दिया। वैसे पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि जी हम पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाने के खिलाफ है। लेकिन क्या यह पहले होता नहीं रहा? ज़िया-उल-हक ने सारी पार्टियों को कलअदम करार दे दिया था, मजहबी जमातों को हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब ने जमीन के खिलाफ बात की, रियासत के खिलाफ बात की, पाकिस्तान के खिलाफ बात की, क्या उस पर एक्शन नहीं हुआ? क्या इमरान खान ने खुद टीएलपी पर बैन लगाया नहीं था? इमरान खान खुद नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया के नक्शे कदम पे चलना चाहती है? ये सवाल मैं आगे आपसे चल के करूंगी। खोड़ो साहब, ज़िया के कब्र के साथ भी मैं सवाल करूंगा, मैं ज़िया-उल-हक के कब्र के साथ भी सवाल करूंगा। मेरा सवाल कुछ और था। खोड़ो साहब आपकी तरफ आती हूँ, जरा मैं बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब को डिस्कशन में इन कर लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया के नक्शे कदम पे चलना चाहेगी? बाद में इसका जवाब दीजिएगा। बैरिस्टर जुबैरी साहब, क्या पीटीआई पे कानूनी तौर पे पाबंदी और आर्टिकल 6 उसकी रहनुमाओं पे लग सकता है? जुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बहुत सीनियर मोतबर सियासतदानों की बात सुनी, सेनेटर्स हैं माशाल्लाह, अदब के साथ। हाँ माशा सेनेटर और बड़ी इनकी सर्विसेज हैं। भट्ट साहब की और खड़ो साहब को तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत ही कुर्बानियाँ हैं इनकी सर ओवर द ईयर्स। लेकिन देखिए विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये मैं थोड़ा सा अदब के साथ इनसे इख्तिलाफ करूँगा कि देखिए किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने की कुछ वजूहात होती हैं, और वो वजूहात ये होती हैं कि वो इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी और पाकिस्तान के खिलाफ वो जमात काम कर रही हो, तो उस पर फिर आप पाबंदी लगा, हुकूमत डिक्लेरेशन देगी, और डिक्लेरेशन के बाद वो 15 दिन के अंदर वो रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा अंडर आर्टिकल 17 of the Constitution and the relevant provision of the Elections Act 212-213 sections, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हतमी फैसला देगी कि ये डिक्लेरेशन आइन और कानून के हिसाब से सही है या नहीं। तो ये उसका प्रोसीजर है। लेकिन मैं दोनों बड़े सीनियर रहनुमाएं हैं, और दोनों बात की कि जमातें पे पाबंदियां इस तरह से नहीं लगती। आपको याद होगा तो ओनली पार्टी पे जिस पे जमात, आपको याद होगा 60s में जमात इस्लामी पे अयूब खान साहब ने पाबंदी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया, और रिपोर्टेड केस है मौलाना मौदूदी के नाम से। फिर शहीद भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे ANP जो उस जमाने में नेशनल अवामी पार्टी होती थी उस पर पाबंदी लगी, और वो अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने 1975-76 में। वो रिपोर्टेड जजमेंट है। इनकी पीपल्स पार्टी ने पाबंदी लगाई थी नेप पे। और अब लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, कितने हालात ख़राब हुए बलूचिस्तान में और KP में। उस ज़माने में सरहद कहलाता था, लेकिन इवेंचुअली अब वो पार्टी एग्जिस्ट करती है दोबारा से, अब वो कहलाती है ANP, अवामी नेशनल पार्टी। तो ये देखिए पाबंदियां काम नहीं आती इस तरह से, और सियासी लोगों को, और वो भी ऐसी जमात जिसके अंदर बड़ा मैंडेट लिया हुआ हो। हाँ आप उसके खिलाफ या मुखालिफ। बैरिस्टर आबिद साहब, अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक का वक्त हुआ है, बट होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं वापस आती हूँ ब्रेक से, तो इसी पॉइंट से आपका जवाब मुकम्मल लेते हैं। सेंटर निसार खोड़ो और सेंटर नासिर भट्ट साहब से भी कुछ मजीद सवाल करने हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूदा प्रोग्राम में सेंटर निसार अहमद खोड़ो साहब, सेंटर नासिर भट्ट साहब और बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब। बैरिस्टर साहब आपका जवाब रिमेनिंग अभी बाकी था, कहिए। जी अच्छा, फिर आपने आर्टिकल 6 का पूछा कि लीडरान पे। देखिए दो चीजें समझने की बड़ी जरूरत है। देखिए एक होता है कि आपने कोई एक होता है जो संगीन गद्दारी, जो आर्टिकल 6 होता है वो कुछ चीजों से डील करता है कि जैसे आपने आइन को तोड़ दिया, यानी आपने आइन को कर दिया, जैसे कोई मार्शल लॉ लगा दिया आपने, आइन को आप तोड़ दिया, सस्पेंड कर दिया, अबेंस में कर दिया। ये चीजें होती हैं जिसमें हाँ आपने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है, वो संगीन गद्दारी के जिम्मे में नहीं आता। वो आता है कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखा, हुकूमत रोज ऐसे स्टेप्स और चीजें कर रही होती है जिसको हम चैलेंज करते हैं अदालतों में। कोर्ट कहती है, लेकिन बैरिस्टर आबिद साहब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जो कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है, तो आप उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और कर रहे हैं। एक बात मुकम्मल करने देना आप, मैं उसी पे आ रहा हूँ।
देखिए कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे निसार खोड़ो साहब ने फरमाया कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाती है फिर प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं कर सकता पार्लियामेंट को, जिसका उसका हक होता है पार्लियामेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करना। तो ये उन्होंने कहा, और कोर्ट इन्होंने कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई प्राइम मिनिस्टर, सदर ने वो कर दिया। सदर तो ऐसे ही बाउंड होता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और साइन असद कैसर साहब ने किया था जैसे आपने फरमाया। तो देखिए ये एक उन्होंने आइन को तोड़ना जो संगीन करदारी के जिम्मे में आता है उसमें नहीं आता, उसने कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और कहा ही नहीं। सिर्फ एक जज साहब ने उसमें लिखा कि आर्टिकल 6 को भी कंसिडर किया जाए, वो माइनॉरिटी एक जज थे, जिसके बाकी 4 जजों ने उस पर कोई फाइंडिंग नहीं दी कि इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लगा के देख लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस तरह से लगाने चले गए तो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बाज कवानीन भी पास करती है पार्लियामेंट, कोर्ट कहती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने पास किया, तो क्या फिर आर्टिकल 6 पार्लियामेंट में भी लगना चाहिए? देखिए ना, ये एक संगीन गद्दारी विच इज हाई ट्रीजन। देखिए डिफरेंस बिटवीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्शन लिया, ऑर्डर पास करती है हुकूमत, उसको आप चैलेंज करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो लेकिन हाई ट्रीजन इज समथिंग एल्स, आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो शौक जरूर पूरा करें, फाइल करें आर्टिकल हाई ट्रीजन एक्ट के तहत। राइट, फेयर पॉइंट। सेनेटर निसार खोड़ साहब से आपकी तरफ वापस आऊंगी। जो ये नेशनल अवामी पार्टी, जो कि अब अवामी नेशनल पार्टी है, सो उसका हवाला दे रहे हैं 1970s के, जब पीपल्स पार्टी ने बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया, फिर जमात इस्लामी पे बैन लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो एक बार फिर पीपल्स पार्टी क्या ऐसी हरकत करेगी? फिर आपने खुद जनरल ज़िया का जिक्र किया कि जनरल ज़िया ने कदम करार दे दिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो क्या अब पीपल्स पार्टी भी वही काम करने जाएगी? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी खोड़ो साहब, ही सवाल आपसे है पीपल्स पार्टी का। जी, अर्ज ये है, मैंने हमेशा यही कहा है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना हम सबका आईनी हक है। चलते चलते पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन कर देंगे तो ये नामुनासिब है। ठीक, कौम को बताना पड़ेगा कि हम उसको क्यों बैन कर रहे हैं। अच्छा, हमने लफ्ज क्या कहा? मुशावरत। ठीक, हमने कहा कि हम ऐसे पार्टी पर बैन करने के हक में नहीं है, कह दिया है हमने थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली करेंगे। लेकिन हुकूमत, एक सेकंड सुने तो सही, खुदा का वास्ता, टाइम कम रह गया है ना, हुकूमत पर फर्ज है, हुकूमत पर फर्ज है कि वो अपना चार्जशीट बनाए, ठीक, अवाम को बताए कि किन किन चीजों की वजह से इनको इसका हकदार बना दिया गया है कि आर्टिकल 6 हो। ठीक, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन इमरान खान ने नहीं की। जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात की। जब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, कदर नहीं की आईनी बातों की। जब कदर कोई नहीं करता तो फिर बाकी ब्रीच करने में बाकी रह क्या जाता है। ठीक है, खोड़ साहब, ये तो मेहरबानी हुई, चलो जी, टाइम मेरे पास कम रह गया, तो आपसे रिक्वेस्ट सवाल किया तो मेरा जवाब रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा मेरा जवाब सुनने का तो होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि रिक्वेस्ट करूंगी ताकि आप नासिर भट्ट साहब को भी टाइम दें। जवाब नहीं दूंगा, नहीं, जवाब अपनी मर्जी कर दे। मेहरबानी फरमाएं, सवाल करती हैं तो जवाब सुने, नहीं तो भैया ये 2 लफ्जों में जवाब कोई होता नहीं है। अच्छा खोड़ा साहब, मुकम्मल कीजिए। 2 लफ्जों में जवाब कोई होता नहीं, वो आपकी मर्जी है। फिर नहीं, आप मुकम्मल कीजिए खोड़ा साहब। ठीक है, आप छोड़ें। नहीं खोड़ा साहब, मुकम्मल कर लीजिए, फ्लोर आपके पास है प्लीज प्रोग्राम का। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खोड़ा साहब कंप्लीट कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जवाब कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि जब सवाल करती हैं तो पूरा जवाब सुन लें। आप बीच में इंटरप्ट करेंगी तो जाहिर है फिर वो बातें होंगी जो कभी कभी गलत हो जाती हैं। खोड़ा साहब कर लें जवाब कंप्लीट, बस मेहरबानी। अच्छा चलो ठीक है। खोड़ा साहब, चूंकि आपके आर्गुमेंट्स वही आ रहे थे जो पहले वाले जवाब में थे, तो मैं चाहती कि मजीद आर्गुमेंट्स डेवलप हो ताकि डिबेट को हम जरा आगे बढ़ाएं। नासिर भट्ट साहब, हुकूमत सिस्टम, फिच की एक रिपोर्ट आई कि शायद 18 महीने चल सके, साल 2 साल चल सके। सो हुकूमत चलेगी या 2 साल 1.5 साल के बाद खात्मा हो जाएगा? अगर ये मेरे से सवाल, अगर आप मेरे से सवाल कर रही हैं, चलो खोड़ा साहब आप जवाब दे दें प्लीज। अगर आप मेरे से, मैं इसलिए कहता हूं ये असेंबलियां 5 साल चलेंगी। यस, असेंबली चलेगी, हुकूमतें चेंज होती हैं, नहीं चेंज होती वो और चीज है। अगर हुकूमत के पास मेजॉरिटी है तो चलेगी हुकूमत,
मेजॉरिटी टूटती है तो फिर पता नहीं है। फिर तो कानून है ना, असेंबलियां उसकी चलनी खिलाफत में चाहिए, इत्तेमाद 5 साल और चलेंगी। खोड़ा साहब, मेजॉरिटी कैसे खत्म हो जाएगी हुकूमत की? तो फिर नहीं होगी ना। यही बात है ना। नहीं, पीपल्स पार्टी हटेगी तो मेजॉरिटी खत्म होगी ना। नहीं, हम तो इकट्ठे हैं, हम क्यों तो हटेंगे? मैंने कब कहा कि जी हम हट रहे हैं? सर आप बड़ा ही ज़हीन किस्म का जवाब दे रहे हैं आप। और मैंने क्या कहा? सियासतदानों वाला जवाब दे रहे हैं। बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़ुबैरी साहब भी हम ये मुस्कुरा रहे हैं आपकी 5 बात साल पे, जवाब पे। चलती है। हाँ, जो भी मुस्कुराए या बड़ा बड़ा कहका लगा दे, मैं कह रहा हूं ठीक। हुकूमत के पास अगर मेजॉरिटी है तो वो ठीक। 5 साल चलेगी। चले, ठीक है, राइट। भट्ट साहब, बिल्कुल, मैं खोड़ो साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जब मेजॉरिटी हमारे पास होगी तो हुकूमत कैसे खत्म होगी? ये जो रिपोर्टें, लेकिन पीपल्स पार्टी हट जाती है या कोई और जमातें हट जाती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो हालात है ना, जिस तरह हम हैं, पीपल्स पार्टी है और MQM है, साथ हम चल रहे हैं, हम जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। जो हालात थे पाकिस्तान के, हमने हुकूमत संभाली है तो हम जिम्मेदार भी हैं, लेकिन हम वो चीज़ कभी नहीं देख सकते कि रियासत के खिलाफ कोई जमात इस तरह के इकदाम करे जिसमें 9 मई भी शामिल है। जिसमें आप मुझे बताएं कि वो अभी सोशल मीडिया इंटरनेशनली क्या कुछ कर रहा है। आज वो उनको PTI के दफ्तर पे वो छापा पड़ा है, लोग चीज़ें रिकवर हुई हैं। तो आप मुझे बताएं, इस तरह की हरकत अब सियासी जमात अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं करती ना। तो मुझे ये यकीन है कि जो कुछ हालात हैं हम सबूत के साथ अदालत में जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने रियासत के खिलाफ कोई भी जमात अगर इस तरह के इकदाम करेगी उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और 9 मई इमरान खान आज भी माफ़ी मांग ले। आज कह रहा है कि मैंने भेजा है GHQ, तो तुम पहले ही माफ़ी मांग लो कि तुमने ये आज भी माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दिया जाए। ये मैं कहता हूँ, माफ़ी मांगे, कोर्ट में चला जाए, कोर्ट माफ़ कर देती है। आप देखें ना, कोर्ट में अदालत ने उसको माफ़ करना है, लेकिन कौम से भी माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी कि मैंने ये गलत किया। बहुत शुक्रिया सेंटर नासिर भट्ट साहब, सेंटर निसार अहमद खोड़ो साहब और बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।